बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य में एक महान साम्राज्य था, प्रतापगढ़। यह राज्य अपने वैभव से नहीं बल्कि अपने राजा के न्याय और प्रजा के प्रेम से जाना जाता था। इस राज्य पर राज्य करते थे महाराज विक्रम सिंह, न्यायप्रिय और वीर राजा। उनकी रानी थी महारानी देविका और उनका सुखद संसार अपनी आने वाली संतान की प्रतीक्षा कर रहा था। पर किसी को क्या पता था कि उसी खुशी की रात इस राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा दुख लिख दिया जाएगा। उस रात महल दीपों से जगमगा रहा था। महारानी देविका मां बनने वाली थीं। महाराज विक्रम सिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मेरी देविका और मेरे बच्चों की रक्षा करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार सुरक्षित रहे। पर उसी समय महल की अंधेरी गलियों में राजमंत्री चंद्रभान ने अपने आदमियों को भेज दिया था। उसका आदेश साफ था, महारानी और नवजात शिशुओं को इस दुनिया में आने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर दो, और याद रखना, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। कुछ ही देर में महारानी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। कमरे में दो नन्ही रोने की आवाजें गूंजी। पर इससे पहले कि दाइयां खुशियों की खबर महाराज तक पहुंचाती, चंद्रभान के आदमी भीतर घुस आए। उन्होंने बेरहमी से महारानी देविका की हत्या कर दी। रानी की चीख महल की दीवारों में हमेशा के लिए गूंज बन गई। उसी समय सेनापति और उनके सिपाहियों को इस साजिश की भनक लग चुकी थी। वे दौड़ते हुए महल पहुंचे। सिपाहियों की आहट सुनकर हमलावर घबरा गया। वह दोनों बच्चियों को नहीं ले जा सका। वह सिर्फ एक बच्ची को उठाकर खिड़की से कूदकर भाग निकला। महल में कोहराम मच गया। जब महाराज को पता चला कि उनकी एक बेटी का अपहरण हो गया है, तो वे टूट गए। देविका, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, और हमारी एक बेटी भी। हे प्रभु, मेरी बच्ची को जहां भी हो सुरक्षित रखना। महाराज ने हर जगह खोज करवाई, हर सिपाही भेजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। समय के साथ सबको लगने लगा कि वह बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही और नंदिनी ही राजवंश की इकलौती वारिस है। उधर भागते हुए उस आदमी ने बच्ची को मारने के लिए एक बूढ़ी औरत को सौंप दिया। इसे खत्म कर दे और ये पैसे ले ले। अगर जिंदा छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। बूढ़ी औरत ने बच्ची को देखा, उस मासूम चेहरे को, और उसका दिल कांप उठा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती। इतनी प्यारी बच्ची को कैसे मार दूं? भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन लालच उसके दिल पर भारी पड़ गया। वह बच्ची को शहर से दूर एक अस्पताल ले गई। वहां उसने बच्ची को एक ऐसे अमीर दंपत्ति को बेच दिया जिनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान ने हमारी सुन ली। आज से ये बच्ची ही हमारी दुनिया होगी। उस बच्ची के गले में बस एक निशानी थी, एक शाही अंगूठी। अमीर औरत ने उसे देखा, पर कभी उसे बच्ची से अलग नहीं किया। महारानी की मृत्यु और एक बेटी के खो जाने के बाद महाराज का दिल डर से भर गया। उन्होंने ठान लिया कि वह नंदिनी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजमहल ही उसकी पूरी दुनिया बन गया। महल की दीवारों के भीतर रहते हुए भी नंदिनी एक असाधारण बच्ची बनकर बड़ी हुई। वह पढ़ाई में तेज थी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थी, पर कम लोगों से मिलने की वजह से उसका दिल बहुत मासूम था और वह लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। समय बीतता गया। नन्ही नंदिनी अब एक समझदार युवती बन चुकी थी। राजमहल में उसके सौम्य स्वभाव और बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी थी। महाराज जानते थे कि अब समय आ गया है जब उन्हें बेटी के भविष्य के बारे में सोचना हो। एक दिन महाराज ने नंदिनी को अपने पास बुलाया। बेटी, पास के राज्य के राजकुमार विराट से तुम्हारी शादी का प्रस्ताव आया है। वह योग्य है, समझदार है और उसका राज्य हमारा मित्र है। मैं चाहता हूं कि तुम
इस बारे में सोचो। पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ, दुनिया को जानना चाहती हूँ। कृपया मुझे कॉलेज जाने दीजिए। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वादा करो कि अपना और इस राज्य का मान रखोगी। धन्यवाद पिताजी, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। कॉलेज में कदम रखते ही नंदिनी को एहसास हुआ कि यह दुनिया महल से बिल्कुल अलग है। सब जानते थे कि वह राजकुमारी है। कुछ उत्सुक थे तो कुछ जलन से भरे। जल्द ही कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, राजमहल की गुड़िया आ गई। अब यहाँ भी राज चलेगा क्या? मैं यहाँ किसी पर राज करने नहीं, बस पढ़ने आई हूँ। नंदिनी घबरा गई थी। तभी भीड़ के बीच से एक साहसी आवाज आई। बस करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कॉलेज में सब बराबर होते हैं। किसी की पहचान का मजाक उड़ाकर तुम खुद को बड़ा नहीं बना सकते। और तुम कौन हो जो हमें सिखा रही हो? आर्या, और इतना काफी है। गलत के खिलाफ बोलने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती। तंग करने वाले चुपचाप वहां से चले गए। नंदिनी ने राहत की सांस ली। तुम ना आती तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती। मुझे बहुत डर लग रहा था, सच में। धन्यवाद। अरे दोस्तों में धन्यवाद नहीं कहते। वैसे भी मैं गलत होते नहीं देख सकती। आज से हम दोस्त। मैं नंदिनी हूँ और मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ मेरी सबसे बड़ी ताकत मिल गई। धीरे धीरे नंदिनी और आर्या की दोस्ती गहरी होती चली गई। आर्या बहुत बुद्धिमान थी, पढ़ाई में हमेशा अव्वल, और नंदिनी दिल की बेहद साफ। क्लास के बाद वे साथ बैठतीं, कभी कैंटीन में चाय पीतीं, तो कभी लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करतीं। आर्या, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। महल में तो हर चीज होती है, पर ऐसा अपनापन नहीं। क्योंकि यहाँ तुम राजकुमारी नहीं, बस मेरी दोस्त हो। एक शाम कॉलेज के बाहर टहलते हुए दोनों अपने सपनों की बातें करने लगीं। आर्या, अगर कभी मुझे राजगद्दी मिली तो मैं चाहूंगी कि लोग मुझे रानी नहीं, अपनी बेटी समझें। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। तुम बहुत अलग हो आर्या, पर बहुत अच्छी भी। और तुम भी नंदिनी। शायद हमारी दोस्ती यूं ही नहीं बनी। कॉलेज के साल हंसी, पढ़ाई और सपनों में यूं बीत गए जैसे पंख लग गए हों। पर खुशियों के ये पल ज्यादा देर नहीं टिके। एक दिन कॉलेज में नंदिनी को महल से संदेश मिला। राजकुमारी, महाराज का देहांत हो गया है। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिताजी मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आर्या ने उसे संभाला। नंदिनी, खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है मेरी पूरी दुनिया टूट गई। नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अकेली नहीं हो। तुम जाओ और अपने आप को कभी अकेला मत समझना। याद रखना, तुम्हारी ये सहेली हमेशा तुम्हारे साथ है। और इसी दुख के साथ नंदिनी तुरंत महल लौट आई। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे अकेला छोड़कर? दरबार में बताया गया कि राजा शिकार पर गए थे और जंगली जानवरों ने उन्हें मार दिया। नहीं, पिताजी को शिकार पसंद ही नहीं था। मेरा दिल ये बात मान ही नहीं रहा। कुछ तो गलत है। इसी बीच पास के राज्य से राजकुमार विराट महल पहुंचे। वही राजकुमार जिनसे कभी महाराज ने नंदिनी की शादी की बात की थी। राजकुमारी नंदिनी, आपके दुख में मैं आपके साथ हूं। आपके पिता एक महान राजा थे। पूरा प्रतापगढ़ उन्हें हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद राजकुमार। इस समय आपके शब्द मुझे थोड़ी शक्ति दे रहे हैं। दुख के इन दिनों में राजकुमार का साथ नंदिनी के लिए सहारा बन गया।
धीरे धीरे दोनों के बीच एक अपनापन पनपने लगा, पर नंदिनी का मन अब भी बेचैन था। क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि पिताजी सच में नहीं रहे? कुछ समय बाद तय हुआ कि नंदिनी ही अगली रानी बनेगी, पर उसका मन अशांत था। उसे हर पल लगता था कि उसके पिता की मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। उसी रात नंदिनी ने कॉलेज में अपनी मित्र आर्या को पत्र लिखा। आर्या, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। यहाँ सब कुछ गलत लग रहा है। पिताजी की मौत का सच मुझे किसी भी हाल में जानना है। कृपया जल्दी आ जाओ। नंदिनी को भरोसा था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो आर्या ही है। अनन्या के पत्र के कुछ ही दिनों बाद कॉलेज से एक सादा सी लड़की राजमहल पहुंची। आंखों में समझदारी और चेहरे पर सादगी, वह थी आर्या। आर्या जैसे ही नंदिनी के कक्ष में पहुंची, नंदिनी उसे देखकर अपने आंसू रोक न सकी। आर्या, मैं रानी बन तो जाऊंगी, लेकिन अगर सच नहीं जाना तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नंदिनी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी कक्ष में राजकुमार विराट भी मौजूद थे। वे दोनों को देखते रहे। आर्या, मैंने नंदिनी से तुम्हारे बारे में सुना है। आज तुम्हें देखकर समझ आया कि उसे तुम पर इतना भरोसा क्यों है। राजकुमार, नंदिनी मेरी दोस्त है। उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। थोड़ी देर बाद तीनों बैठकर बात करने लगे। आर्या, सब कहते हैं कि पिताजी शिकार में मारे गए, पर मेरा दिल ये मान ही नहीं रहा। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। राजकुमारी, मुझे भी ये कहानी अधूरी लगती है। इतने बड़े राजा का यूं बिना निशान गायब हो जाना, कुछ तो गलत है। उसी रात सेनापति राजवीर चुपचाप आया। राजकुमारी, मैं आपके पुराने वफादार सेनापति हरि सिंह का बेटा हूं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद ये दायित्व मुझे सौंपा गया है। अब मैं ही आपका नया सेनापति हूं। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी कहना है, और ये बात अब और छुपाई नहीं जा सकती। कहिए सेनापति, अब सच जानना मेरे लिए सबसे जरूरी है। महाराज की मौत की जो कहानी फैलाई गई है, मुझे शुरू से ही उस पर शक है। मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारे राजमंत्री चंद्रभान का हाथ है। राजमंत्री चंद्रभान? वो तो पिताजी के सबसे भरोसेमंद थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सेनापति, क्या आपके पास कोई वजह है जिससे आपको उन पर शक हुआ? हाँ राजकुमार, मैंने कई बार उन्हें छुपकर लोगों से मिलते देखा है, कुछ आदेश देते हुए सुना है, पर मेरे पास ठोस सबूत नहीं थे और अकेले कुछ करना मुमकिन नहीं था। तो अब हमें सबूत ढूंढने होंगे। बिना सबूत के हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। अब हम साथ हैं, मैं, आर्या और आप सेनापति। जो भी हो, हम सच सामने लाकर रहेंगे। मैं भी आपके साथ हूं नंदिनी। ये सिर्फ आपका नहीं, पूरे प्रतापगढ़ का सच है। उस रात चारों ने पहली बार महसूस किया कि वे एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुके हैं। राजमंत्री पर शक गहराने के बाद नंदिनी, आर्या, राजकुमार विराट और सेनापति राजवीर ने तय किया कि वे चुपचाप सबूत ढूंढेंगे, बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर के। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, चारों दबे पांव राजमंत्री के कक्ष की ओर बढ़े। कमरा भव्य था, पर उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। सावधान रहिए, अगर राजमंत्री को जरा भी भनक लग गई तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। हम यहाँ डरने नहीं, सच ढूंढने आए हैं। जो भी मिले, हमें हर बात ध्यान से देखनी होगी। वे अलमारियां, मेज, कागज सब देखने लगे, पर कुछ खास नहीं मिला। तभी आर्या की नजर एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी, जो मेज के कोने पर थोड़ी तिरछी रखी थी। ये मूर्ति कुछ अजीब नहीं लग रही। कोई भगवान की मूर्ति ऐसे टेढ़ी क्यों रखेगा? आर्या ने जैसे ही मूर्ति को सीधा किया, अचानक दीवार से हल्की सी आवाज अमीन आई।
और देखते ही देखते दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर धीरे धीरे खिसकने लगी। ये क्या हो रहा है? पीछे हटिए, शायद कोई जाल हो। तस्वीर पूरी तरह हटते ही एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया, एक गुप्त सुरंग। महल के भीतर ऐसी सुरंग? ये तो साफ दिखाता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। डर था, पर उससे बड़ा था सच जानने का हौसला। हम यहाँ तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते। जो भी हो, हमें इसका अंत देखना होगा। मैं सबसे आगे चलूंगा। अगर कोई खतरा हुआ तो पहले मेरा सामना होगा। और मैं पीछे रहकर सबकी सुरक्षा देखूंगा। दिए की रोशनी में चारों उस अंधेरी सुरंग में उतर पड़े। दीवारें ठंडी थीं, हवा में अजीब सी नमी थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सुरंग के अंत में एक भारी लोहे का दरवाजा था। राजवीर ने जोर लगाया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर चारों सन्न रह गए। कमरे में सोने चांदी के संदूक, रत्नों से भरे पात्र और महल की मोहर वाले खजाने रखे थे। ये तो महल का खजाना है जो सालों से गायब होता जा रहा था। तो पिताजी सही कह रहे थे, कोई अंदर ही अंदर राज्य को लूट रहा था। अब शक नहीं रहा, चंद्रभान सिर्फ गद्दी का नहीं, राज्य के धन का भी गद्दार है। पर अभी हमारे पास सिर्फ ये खजाना है। अगर हम सीधे आरोप लगाएंगे तो वो बच निकल सकता है। ठीक कहते हैं आप। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले पूरे सच तक पहुंचना होगा। चारों ने तय किया कि अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वे उसी रास्ते से खामोशी से वापस लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब मुझे पूरा यकीन है, पिताजी की मौत के पीछे चंद्रभान का ही हाथ है, पर हमें उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। तो तय रहा, हम अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाएंगे। अगली रात जब महल गहरी नींद में डूबा था, नंदिनी, आर्या, राजकुमार विराट और सेनापति राजवीर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। चारों जानते थे कि इस रास्ते से लौटना आसान नहीं होगा, पर सच जानने के लिए ये जोखिम जरूरी था। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी। सिर्फ घोड़ों की टापों की आवाज और चारों के तेज दिलों की धड़कन। मुझे डर लग रहा है, पर उससे ज्यादा बेचैनी इस बात की है कि अगर आज भी सच ना मिला तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी। डर होना स्वाभाविक है नंदिनी, पर जब तक हम साथ हैं, हम हर अंधेरे का सामना कर सकते हैं। और अगर सच यही है जो हम सोच रहे हैं, तो आज उसे उजागर करना ही होगा। आप सब निश्चिंत रहिए, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। काफी देर चलने के बाद पेड़ों के बीच उन्हें एक पुरानी वीरान हवेली दिखाई दी। टूटी दीवारें, झुकी छत और खिड़कियों से आती हल्की सी रोशनी। यहाँ इस जंगल में कोई कैसे रह सकता है? और सबसे अजीब बात यह है, इतने घने जंगल में एक भी जानवर की आवाज नहीं आ रही। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। ये खामोशी किसी तूफान से पहले की लगती है। चारों घोड़ों से उतरे और दबे पांव हवेली की ओर बढ़े। अंदर से कराहने और बहस की आवाजें आ रही थी। अंदर कोई है और लगता है वो लोग अकेले नहीं हैं। हमें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा। जरा सी गलती हम सबको मुसीबत में डाल सकती है। आप लोग यही रुकिए, मैं पहले झांक कर देखता हूँ। राजवीर धीरे से खिड़की तक गया और अंदर झांका। जो उसने देखा उसे यकीन नहीं हुआ। राजकुमारी, अंदर कुछ लोग किसी को बुरी तरह यातना दे रहे हैं और मुझे लगता है वो कोई बहुत खास है। क्या मतलब? कौन है वो? मैं पक्का नहीं कह सकता, पर उनके कपड़े और कद काठी देखकर लगता है जैसे वो महाराज ही हों। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सब कहते हैं पिताजी मर चुके हैं।
अगर वो जिंदा है तो अगर वो जिंदा है तो हमें अभी अंदर जाना होगा। एक पल की भी देरी उनकी जान ले सकती है। हिम्मत जुटाकर नंदिनी, आर्या, राजकुमार विराट और सेनापति राजवीर दबे पांव उस पुरानी हवेली के भीतर घुस पड़े। अंदर का माहौल डरावना था, पर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने चारों को सन्न कर दिया। हवेली के बीचों बीच एक खंभे से बंधा हुआ कोई था, कमजोर, घायल, पर वह चेहरा नंदिनी कभी नहीं भूल सकती थी। पिताजी, ये लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जिंदा हैं और सबको कहा गया कि आप मर चुके हैं। नंदिनी दौड़ पड़ी, पर तभी अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तो आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंच ही गई राजकुमारी। मुझे पता था कि तुम्हारी जिद एक दिन तुम्हें यहाँ जरूर ले आएगी। छाया से बाहर आया चंद्रभान, उसके साथ कई हथियारबंद आदमी। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। आप, जिन पर पिताजी सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, आप ही उनके दुश्मन निकले? आपने ये सब क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। सालों तक दरबार में सिर झुकाकर खड़ा रहा, पर दिल में सिर्फ एक सपना था, प्रतापगढ़ का तख्त। चंद्रभान ने इशारा किया और उसके आदमी आगे बढ़े। हवेली अचानक युद्ध का मैदान बन गई। राजकुमारी, पीछे रहिए। आज इस गद्दार का अंत होगा। जब तक हम जिंदा हैं, कोई आपको छू भी नहीं सकता। तलवारें टकराईं, चीखें गूंजी और कुछ ही पलों में राजवीर और राजकुमार ने चंद्रभान के आदमियों को काबू में कर लिया। इसी बीच आर्या चुपचाप आगे बढ़ी। अजा की रस्सियां खोलने लगीं। महाराज, हिम्मत रखिए। हम आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आए हैं। अब आप अकेले नहीं हैं। बेटी, मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। रस्सियां खुलते ही महाराज गिरने लगे। आर्या और नंदिनी ने उन्हें संभाला। अगर राजकुमारी ही नहीं रहेगी तो कोई रानी भी नहीं बनेगी। पर राजवीर ने बीच में कूदकर उस पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब और नहीं चंद्रभान। चंद्रभान, सच उगलो। घायल होकर जमीन पर पड़ा चंद्रभान अब और झूठ नहीं छुपा सका। मैंने महाराज को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उनसे जिंदा रहते हुए वसीयत बदलवाना चाहता था, ताकि वो नंदिनी को नहीं, मुझे, चंद्रभान को प्रतापगढ़ का अगला राजा घोषित करे। सालों से मैं महल का खजाना चुराता रहा और उसी गुप्त सुरंग से इसे इस हवेली में छुपाता रहा। मैंने ही अपने आदमियों को भेजा था कि वे महारानी देविका और उनकी दोनों बेटियों को मार दें, पर वे सिर्फ महारानी को मार सके। एक बच्ची को उठाकर भाग गए और नंदिनी बच गई। मुझे डर था कि अगर देविका और बेटियां जिंदा रहीं तो गद्दी कभी मेरे हाथ नहीं आएगी। और जब तय हुआ कि नंदिनी रानी बनेगी, तब मैंने ठान लिया कि उसे भी मरवा दूं, ताकि रास्ते की आखिरी रुकावट हट जाए और मैं खुद राजा बन सकूं। आपने मेरी माँ को मारा, मेरे पिताजी को कैद किया और मुझे भी मरवाना चाहते थे। आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैंने तुम्हें भाई की तरह माना था और तुमने ही मेरे परिवार को तबाह कर दिया। सच पूरी तरह सामने आ चुका था। चंद्रभान का मुखौटा उतर चुका था। राजवीर और राजकुमार ने उसे बांध दिया। पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। मेरी बच्ची, आज तुमने मुझे ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ को बचा लिया है। महाराज को सहारा देकर चारों हवेली से बाहर लाए। जंगल की उस खामोशी में आज पहली बार उम्मीद की सांस सुनाई दी। जब वे महाराज को बचाकर हवेली से महल की ओर लौट रहे थे, घना जंगल पीछे छूट रहा था, पर दिलों में तूफान चल रहा था। आर्या, अगर आज मैं ये बात नहीं कह पाया तो शायद फिर कभी कहने का मौका ना मिले। मैं कब से तुम्हें चाहता हूं। आज जब तुम्हें खोने का डर लगा
तो समझ आया कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। राजवीर, मैंने भी यही महसूस किया। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। जंगल की उस खामोशी में दो दिलों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सुबह होते ही जैसे ही प्रजा को पता चला कि उनका राजा जीवित है, पूरा प्रतापगढ़ खुशी से झूम उठा। प्रजाजनों, सच सामने आ चुका है। चंद्रभान ने न सिर्फ मेरे परिवार को तोड़ा, बल्कि हमारे राज्य को भी लूटा। आज उसे उसके अपराधों की सजा दी जाएगी। दरबार में गुप्त सुरंग, चोरी का खजाना और हवेली की पूरी सच्चाई रखी गई। चंद्रभान और उसके साथियों को कड़ी सजा सुनाई गई। उसी दिन जब सब कुछ शांत हो चुका था, महाराज की नजर आर्या के गले में लटकी एक शाही अंगूठी पर पड़ी। आर्या, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? महाराज, ये तो बचपन से ही मेरे पास है। जिस परिवार ने मुझे पाला, उन्होंने बताया था कि मैं अनाथ थी, और जब मुझे लाया गया तब ये मेरे गले में थी। महाराज की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने गले से वैसी ही एक अंगूठी निकाली। देविका ने हमारी जुड़वां बेटियों के लिए ये अंगूठियां बनवाई थीं। आर्या, तुम ही मेरी वो बेटी हो जिसे उस रात अगवा कर लिया गया था। क्या मैं आपकी बेटी हूँ? आर्या, हम बहनें हैं, सगी बहनें। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। बिछड़ी हुई दो जिंदगियां आज फिर एक हो गईं। बेटियों, आज देविका होती तो सबसे ज्यादा खुश होती। कुछ दिनों बाद भरे दरबार में महाराज ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उनकी आवाज में थकान थी, पर फैसले में दृढ़ता। प्रजाजनों, आज मैं स्वयं ये निर्णय लेता हूं कि अब मैं गद्दी छोड़ूंगा। मेरी दोनों बेटियां नंदिनी और आर्या मिलकर इस राज्य को संभालेंगी। अब समय आ गया है कि नया युग शुरू हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसी रात राजकुमार विराट नंदिनी से मिलने आए। नंदिनी, आज जब मैंने तुम्हें इतने साहस से सच का सामना करते देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर चलोगी? राजकुमार, मेरे दिल में भी आपके लिए वही सम्मान और अपनापन है। हाँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। दोनों की आंखों में एक नए सपने की चमक थी। अगली सुबह आर्या और नंदिनी अकेले बैठी। नंदिनी, मैं बड़ी बहन हूँ, और मेरा दिल कहता है कि प्रतापगढ़ की रानी तुम्हें ही बनना चाहिए। तुम में वो करुणा और साहस है जो एक सच्ची रानी में होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहकर राजमंत्री बनकर इस राज्य की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर पिताजी का सपना पूरा कर सकें। दीदी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। हम दोनों मिलकर इस राज्य को संभालेंगे। और वही हुआ जो दोनों बहनों ने तय किया। कुछ ही दिनों बाद भव्य समारोह में नंदिनी का राज्याभिषेक हुआ। दरबार जय रानी नंदिनी के नारों से गूंज उठा। मैं वादा करती हूँ कि इस राज्य को न्याय, प्रेम और सच्चाई से चलाऊंगी। और आज मैं एक और घोषणा करती हूँ। मेरी बड़ी बहन आर्या, जो बुद्धिमान, साहसी और सच्चाई की मिसाल है, आज से प्रतापगढ़ की नई राजमंत्री होंगी। मैं इस राज्य की सेवा अपने परिवार की तरह करूंगी। प्रजा ने तालियों से इस फैसले का स्वागत किया। कुछ ही दिनों में खुशियों का एक और अवसर आया और एक ही दिन दोनों बहनों का विवाह हुआ। पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और इस तरह साजिश का अंधेरा छूट गया। प्रतापगढ़ को मिली एक न्यायप्रिय रानी, एक बुद्धिमान राजमंत्री और एक नया भविष्य। दो बहनों की बिछड़ी कहानी आज पूर्ण हुई और प्रतापगढ़ में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।
सुखद अंत। सच्चाई और हिम्मत से हर अंधेरा मिटता है और अंत में जीत हमेशा न्याय की होती है। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।